स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं फिर से बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट यानी विषय सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन से क्या है संबंधित है, जुड़ा हुआ है। उससे पहले चलने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि नियो शिक्षा का ऐप भी जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे एक बार डाउनलोड करके ज़रूर क्या है विजिट करें। चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। नाजीवाद किस सिद्धांत का क्या है विरोधी था? तो सैनिकवाद, पूंजीवाद, उग्रवाद, समाजवाद। तो नाजीवाद था क्या? तो विचारधारा था नॉर्मली। तो ये विचारधारा जो है किस विचारधारा का विरोधी है? क्योंकि सैनिकवाद बाद जहाँ भी लगा हुआ हो वो क्या हो गया विचारधारा नॉर्मली। आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाजीवाद समाजवाद सिद्धांत का क्या है विरोधी था। तो नाजीवाद किसका विरोधी था? समाजवाद का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नाजीवाद किस विचारधारा का विरोधी था? समाजवादी विचारधारा का। अब बात आया, अगला प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि जो नाजीवाद विचारधारा है इसका उदय कहाँ हुआ था। ठीक है ना, तो आप बताएंगे कि नाजीवाद जो विचारधारा था इसका उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आपसे पूछा जाएगा कि जो नाजीवाद जो समाजवाद सिद्धांत का विरोधी है इसका उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अब ये उदय कैसे हुआ था? बोलते हैं जर्मनी में एक दल था, वो दल का ही नाम क्या था? नाजी दल। कौन सा दल था? नाजी दल। जर्मनी में एक दल था, पार्टी था जिसको बोल सकते हैं नाजी दल का उत्थान हुआ। और वो उसका उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? हिटलर के नेतृत्व में। तो इसी दल का जो नाजी दल का जो विचारधारा था उसी को क्या कहा गया? नाजीवाद। तो आपसे एक सवाल ये पूछा जाएगा कि नाजीवाद विचारधारा जो है किसके नेतृत्व में उदय हुआ? तो आप कह सकते हैं कि हिटलर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हिटलर के नेतृत्व में। आगे बताता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर जर्मनी वर्कर्स पार्टी का क्या है? सदस्य बना। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है हिटलर किस पार्टी का सदस्य बना? तो आप क्या बोलेंगे? वर्कर्स पार्टी का क्या बना? सदस्य बना। कौन? हिटलर। ये आपसे पूछ दे कि हिटलर जो है पहले किस पार्टी का सदस्य था, तो आप क्या बोलेंगे? वर्कर्स पार्टी का। कोई दिक्कत? आगे बताता है कि 1920 ईस्वी में जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो है ना कि वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कब किया गया? 1920 में। ठीक है ना, या ये भी पूछ सकता है कि वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आप बताएंगे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। बताता है जेल में ही हिटलर ने अपने प्रसिद्धि और आत्मकथा कौन? मीन कैंप की क्या है रचना की। तो आपसे पूछा जाएगा भैया ये मीन कैंप किसकी रचना है? तो आप क्या बताएंगे? हिटलर की। ये हिटलर का क्या है भैया? आत्मकथा। या हिटलर का आत्मकथा क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? मीन कैंप। बताता है एक राष्ट्र एक नेता का नारा कौन दिया? हिटलर। ये स्लोगन था। ऐसे जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए भारत में? लाल बहादुर शास्त्री। वैसे ही एक राष्ट्र एक नेता का नारा कौन दिया था? हिटलर। आइए आगे आगे इसके बाद बताता है बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन और लुई ब्लाउ। ठीक है ना, तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? लेनिन थे। बताता लेनिन रूसी क्रांति राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। कौन? लेनिन। रूसी के क्रांतिकारी भी थे, राजनीतिक भी थे और राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे। कौन? लेनिन। बताता है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन? लेनिन थे। तो आपका जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे 7 नवंबर 1917 को। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 7 नवंबर 1917 को। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन। कौन थे? लेनिन। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को
लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना क्या है प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस या अप्रैल थीसस के नाम से क्या है जानी जाती है। तो लेनिन जो है रूस में क्रांति योजना को प्रकाशित करने के लिए किसका जो है अप्रैल थीसस के नाम से जाना जाता है। जो योजना के बारे में बताया प्रकाशित करके वो किसके नाम से जाना जाता है, अप्रैल थीसस के नाम से। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति क्या किया, लागू किया। और लेनिन की मृत्यु जो है वो कब हो गई, 1824 में। तो रूस में नई आर्थिक नीति जो है कब लागू किया गया, 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हो गई, 1824 में। और कार्ल मार्क्स जो है वो किस देश का था, जर्मनी का, क्योंकि क्रांतिकारी है। और स्टालिन जो है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दे लिया कार्ल मार्क्स के बारे में, स्टालिन के बारे में। तो अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन में पूछ दे भैया कि कार्ल मार्क्स किस देश का था, जर्मनी का। स्टालिन जो है कहाँ, तो रूसी क्रांतिकारी और क्या था, राजनेता। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला है आपका हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है कौन लिखे थे, महात्मा गांधी। और भी कुछ नाम दिया गया था आपको, ठीक है ना। गोखले, माई पॉलिटिक्स गुरु, इनके भी रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी। लेखक कौन है, महात्मा गांधी। फिर है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसके भी लेखक जो है कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है आपका अनहैप्पी इंडिया, इसके लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। फिर आपका आ गया इंडिया डिवाइडेड, तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपका हो गया सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। फिर है इंडियन फिलॉसफी, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राधे कृष्णन। चले आगे। अगला है न्यू डील को किस अमेरिका राष्ट्रपति ने लागू किया, रूजवेल्ट, एडम स्मिथ, फेडरिक विलियम या जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यू डील को रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या है, लागू किया। तो न्यू डील को कौन लागू किया, रूजवेल्ट। रूजवेल्ट कौन था, अमेरिका का राष्ट्रपति। बताता रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार क्या है चुना गया, कौन, रूजवेल्ट। और अभी जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनने की जो अवधि है वो एक व्यक्ति जो है वो 2 बार बन सकता है, लेकिन आपको रूजवेल्ट जो है कितना बार बना था, 4 बार। बताता रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 1933 से लेकर कब तक, 45 तक, लगभग 12 साल तक पद पे रहे। वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से क्या है ज्यादा पद को क्या है शोभा बढ़ाया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अमेरिका में वो कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति पद पे रहे, आसीन रहे। तो आप क्या बोलेंगे, रूजवेल्ट। आगे आइए। एफ.डी. रूजवेल्ट अमेरिका राष्ट्रपति का संबंध जो है किस पार्टी से था, डेमोक्रेटिक पार्टी से। अमेरिका में 2 ही पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक क्या रिपब्लिक पार्टी है। तो रूजवेल्ट का संबंध किससे था, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है ना। आगे आइए। बताता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। कब, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, रूजवेल्ट। रूजवेल्ट किस पार्टी से थे, डेमोक्रेटिक पार्टी से। 2 बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति बनने वाला अमेरिका में कौन थे, रूजवेल्ट, ठीक है ना। और न्यू डील लागू कौन किया था, रूजवेल्ट। बताता है एक पार्टी हो गई डेमोक्रेटिक और दूसरा कौन हो गया, रिपब्लिक। यही 2 पार्टी, 2 दल ही है अमेरिका में। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो कौची है, गधा है, ठीक है ना। अगर तो आपको भी कोई अगर गधा बोले तो आप कहिएगा भैया हम डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है ना चुनाव चिन्ह है, ठीक है ना। रिपब्लिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है भैया, हाथी। तो अगर आपको भी कोई गेंडा स्वामी कहे, हम मोटा हाथी कहे, तो आप बताइएगा भैया कि हम रिपब्लिक पार्टी के क्या है, चुनाव चिन्ह है। चले आगे आइए। बताता निम्नलिखित में से कौन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा भारत का जो भी पड़ोसी है जिसके साथ
सीमा शेयर करता है, तो यहाँ सभ्य पड़ोसी है, ठीक है ना। लेकिन भारत, नेपाल, मालदीव और क्या है, चीन, इसमें से कौन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है? आइए देखते हैं। बताता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन जो है वो सार्क का सदस्य क्या है, नहीं है। बताता 1985 में दक्षिण एशिया देशों को मिलाकर, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षेस, या फिर इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, सार्क। ये दोनों में से कुछ भी लिखा मिले तो एक ही समझिएगा। बनाने का क्या लिया संकल्प, कब, 1985 में, जो दक्षिण एशिया का देश है। तो अंतिम में सार्क का स्थापना जो है वो कब हुआ, तो 8 दिसंबर 1985 को। तो आपसे अगर ये भी पूछे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को। अगर आपसे ये भी पूछ दे कि आपका जो है ना दक्षेस, ये दोनों में से कोई भी रहे, दक्षेस या सार्क की स्थापना तो कब होगा, 8 दिसंबर 1985 को। बस ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश है और ये क्या है, हिंदी है। बताता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, अगर आपसे पूछ देगा कि दक्षेस या सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना, तो नेपाल की जो राजधानी है कहाँ, काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। कहाँ, नेपाल की राजधानी कहाँ, काठमांडू। सार्क का या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में। अब बात करें सार्क में जो है ना वो कौन कौन देश हैं इसके सदस्य हैं पूरे तरीके से। तो एक हमारा अपना भारत, दिलो जान से प्यारा। दूसरा हमारा पड़ोसी नेपाल, और तीसरा हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। चौथा हमारा पड़ोसी भूटान। पांचवा हमारा पाकिस्तान। छठा हमारा श्रीलंका। चौथा हमारा सातवां हमारा मालदीव। और आठवां हमारा कौन, अफगानिस्तान। तो ये सारे जो है ना वो सार्क और दक्षेस के क्या है, सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आठों का नाम आपको अगर याद रहता तभी ना क्वेश्चन बनता, तब ने आप छाट पाते। यहाँ ये 8 के अलावा जो देश है वही जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो बोलिए ये 8 में कहीं चीन है, नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी यानी चीन। बताता है कि अप्रैल 2007 में दिल्ली सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य के रूप में क्या है, मान्यता दी गई। तो आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि अफगानिस्तान को जो है ना वो सार्क सदस्य के रूप में या दक्षेस के सदस्य के रूप में कब शामिल किया गया, तो 2008 में, सॉरी कब शामिल किया गया, 2007 में। और ये 8वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। यहाँ 8 वहाँ निकल गया। तो अफगानिस्तान को जो है ना वो कब सार्क के सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो कब किया गया, तो 2007 में। और कैवां सदस्य के रूप में, 8वां सदस्य के रूप में। यानी 2007 के पहले अगर पूछ दिया जाए कि 2007 के पहले सार्क सदस्यों की संख्या कितना था, तो 2007 के पहले होगा, ठीक है ना, 2007 के पहले। तो सार्क सदस्य जो है वो हो जाएगा आपका कितना, 7, ठीक है ना। सार्क सदस्य कितना हो गया, 7। लेकिन 2007 के बाद, खाली बस इसी में क्या लग जाना है, के बाद, तो के बाद जो हो जाएंगे कितना सदस्य, 8, ठीक है ना। पहले 7 और उसके बाद क्या है, 8, और वही 8वां कौन था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और ये कब हुआ, 2007 में। आइए बताता सार्क के प्राथमिक उद्देश्य, सदस्य राष्ट्र के सामूहिक प्रयास दक्षिण क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को क्या तीव्र करना। स्वाभाविक है कि लोग जो है गठबंधन क्यों बनाते हैं, डेवलपमेंट के उद्देश्य। तो ये भी गठबंधन क्यों बनाया गया था, ताकि जो भी दक्षिण देश हैं वो अपना क्या है विकास में जो है ना तेजी लाए। बताता है 1 जनवरी 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता भी क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक है ना। कब, 1 जनवरी 2006 में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्या किया गया, लागू किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 2006 में। आगे चलते हैं। अगला है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, 0.51, 0.61, 0.71, 0.81। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का 0.71 भाग किससे घिरा हुआ है, जल से, ठीक है ना। अगर बात करें पृथ्वी पर मीठा जल की बात करें, ठीक है ना,
तो इसका परसेंटेज कितना है 2.7%, ठीक है ना। उसके बाद बताता पृथ्वी पे खारा पानी जो है वो कितना परसेंट है 97.2%। पृथ्वी पर सतही जल कितना है 0.3%। पृथ्वी पर भूजल यानी ताज़ा पानी तो 30.1%। पृथ्वी पर बर्फ की जो है अगर बात करें तो ग्लेशियर से लेकर के सारा जो है वो 68.7% ताज़ा जल की वो किसके रूप में है बर्फ के रूप में, ठीक है ना। आगे आइए, अगला है डैश में प्रकाशित ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो 1997, 1987, 1992, 1900 क्या है 77। तो कब हुआ भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1987 में प्रकाशित जो है ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में क्या है विचार साझा किया। बताता है ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा क्या है जारी किया जाता है, ठीक है ना। ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट हमारा जो है उभयनिष्ठ भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर भी क्या है कहा जाता है, यानी हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा वो इस रिपोर्ट में क्या है जिक्र किया गया। बताता सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी आवश्यकता को क्या है पूरा करे। मतलब ये कह रहा है ऐसा नहीं कि सारा पानी आप अभी जो है जहरीला बना दे, हवा को जहरीला बना दे, मिट्टी को जहरीला बना दे, इतना न पॉल्यूशन फैला दें भैया कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे नहीं। तो अगर आप अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आने वाली पीढ़ी के ज़रूरतों का भी क्या रखें ध्यान रखें, तब जो है डेवलपमेंट करें। उस डेवलपमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं सतत विकास। आइए आगे, अगला है काकरा काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है गुजरात में, ठीक है ना, जहाँ के मोदी जी हैं। तो इसी तरह का कुछ संबंधित प्रश्न बनेगा कि तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। रावत भाटा जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है राजस्थान में। कलपक्कम जो है वो कहाँ है तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ है कर्नाटक में। कुल्डनकुलम कहाँ है तमिलनाडु में। ये सारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो अलग अलग राज्य में क्या उपस्थित है। तो आप इसको एक बार रिमाइंडिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर एक पूछा तो उससे संबंधित जुड़ा हुआ कोई भी हो सकता है। इस बार गुजरात के बारे में पूछा है तो अगला बार राजस्थान के बारे में पूछ दे, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ दे। आगे आइए, अगला इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही क्या है पाया जाता है, घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, व्हेल और क्या है कछुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन जीव जो केवल कहाँ पाया जाता है भारत में। डॉल्फिन भारत के अलावा जो है थोड़ा बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान आदि देश के नदियों में भी क्या है पाए जाते हैं। इसे भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है घोषित किया। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो आपका डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन हो गया डॉल्फिन। गुवाहाटी शहर के प्रशासन द्वारा इसे शहर पशु या डॉल्फिन क्या है घोषित किया गया। बताता डॉल्फिन को हिंदी में सुसु या क्या है सूस कहा जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है 5 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे।
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैलेटनिस्टा, ठीक है ना, पैलेटनिस्टा गैंगोटिका, ठीक है ना, पैलेनिस्टा गैंगोस्टिका, गैंगोटिका, ये जो है ना गंगा डॉल्फिन का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पे क्या है किया गया? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है अभियान जो है वो कहाँ है आपका? तो भागलपुर में बोल सकते हैं, ठीक है ना, पूरे तरीके से। चलिए आगे आइए। अगला है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और क्या है? मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्या संभावना है? तो किस राज्य में सर्वाधिक संभावना है सौर ऊर्जा का? राजस्थान में, ठीक है ना। किस राज्य में? भारत के राजस्थान में। किसकी ज़्यादा संभावना सौर ऊर्जा का? राजस्थान का जोधपुर जिला है और मथानिया गांव में सौर ऊर्जा ताप केंद्र की क्या स्थापना की गई। भारत में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक ऊर्जा जो है राजस्थान राज्य में क्या है प्राप्त होता है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा गुरुग्राम में। तो आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? राजस्थान में। यहाँ होगा नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अखबारी कागज, लोहा इस्पात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। तो पहले पूछेगा नेपा नगर, ठीक है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज उद्योग के लिए। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आज़ादी के समय देश में अखबारी कागज का पहला मिल जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था? नेपा नगर में। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आज़ादी के समय पहला बार अखबारी कागज का मिल कहाँ स्थापित हुआ था? नेपा नगर में। बलालपुर अखबारी कागज उद्योग कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखिएगा। फिर महाराष्ट्र के कहाँ? संगाली में अखबारी कागज क्या है बनाया जाता है? तो आपसे पूछ देगा हो गया कि संगाली अखबारी कागज जो है उद्योग कहाँ पे है? तो वही बताएंगे महाराष्ट्र में। बलालपुर जो है अखबारी कागज उद्योग कहाँ? वो भी महाराष्ट्र में। आपका पूछ देगा भद्रावती जो है अखबारी कागज उद्योग कहाँ कहाँ बताएंगे? कर्नाटक में। फिर पूछ देगा बेल्लोरा, बेल्लोर और क्या है? पुगालूर, ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में, पूरे तरीके से। आगे आइए। अगला है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? सीतामढ़ी, दरभंगा, गया या रोहतास? तो बताता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बागमती परियोजना बिहार के सीतामढ़ी जिले में क्या है? स्थित है। बताता है बागमती परियोजना का उद्देश्य बागमती नदी घाटी में संभावित जलवायु परिवर्तन प्रभाव के प्रति जल सुरक्षा को लचीलापन में क्या है? सुधार लाना। तो स्वाभाविक परियोजना बनाया ही जाता है, उसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा बागमती परियोजना कहाँ? सीतामढ़ी जिले में स्थित है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? तो आप इसका उद्देश्य ये है कि आप जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को क्या है? जल सुरक्षा और लचीलापन तरीके से क्या देना? सुधार देना, जल को सुरक्षित रखना। फिर दुर्गावती जलाशय परियोजना अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? कैमूर और कहाँ? रोहतास जिले में। कौन? दुर्गावती जलाशय। फिर आपका ऊपरी किउल जलाशय परियोजना की बात करेंगे तो ये आपका अपना मुंगेर और कहाँ? लखीसराय से संबंधित है। और आपका जो है बरनार परियोजना की बात करें तो आपका पड़ोसी जिला कौन? जमुई जिला में क्या है? स्थित है, जमुई जिला में। आगे आइए। अगला है, पिनासे की सैनिक सरकार वर्षों तक सत्ता में रही, ठीक है ना। इसका ऑप्शन है 10, 15, 17 और क्या है? 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिनासे की सैनिक सरकार 17 वर्ष तक कहाँ रही? सत्ता में रही। बताता है 11 सितंबर 1973 को पिनासे ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित सैन्य तख्ता पलटकर चिल्ली में सत्ता पर क्या है? काबिज किया, ठीक है ना। कब सत्ता पे काबिज किया? हाँ, काबिज कब्जा एक ही हुआ, ठीक है। हाँ,
कोई बात नहीं। फिर से लाइन को रिपीट कर देते। कराक 11 सितंबर 1973 को पिनासे ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित कौन सैन्य शासन का क्या किया, तख्ता पलट किया। और कहाँ, चिल्ली एक देश है, ठीक है ना, चिल्ली में अपना सत्ता पर क्या है, कब्जा कर लिया। कौन, पिनासे। पिनासे चिल्ली के एक सैन्य अधिकारी और क्या है, राजनीति थे। पिनासे कहाँ का था, चिल्ली का। क्या था भैया, एक सैन्य अधिकारी और क्या था, राजनीतिक। और यही जो अमेरिका समर्थित जो सरकार वहाँ चल रही थी उसका तख्ता पलट किया चिल्ली में। पिनासे 1973 से 1990 तक चिल्ली राज्य का क्या है, प्रमुख रहा, मतलब संचालन किया चिल्ली राज्य का प्रमुख नेता के रूप में। और पिनासे ने 1988 में जनमत संग्रह कराने का क्या लिया, निर्णय। भैया 88 में जनमत संग्रह करवाने का भी निर्णय लिया कौन, पिनासे। कब तक रहा, 90 तक रहा। वो क्या था, सैन्य अधिकारी, राजनीतिक, ठीक है ना। आगे आइए। अगला है बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है, 241, 42, 43, 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र कितना है, 243। बिहार राज्य विधानमंडल में विधानसभा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, निम्न सदन। क्योंकि जखन ये विधानमंडल आ गया तो आप ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद और आपका क्या है, विधान सभा, ये दोनों आ जाएगा। तो इसी से मिलकर क्या बनता है, विधानमंडल। तो बताता है कि जो विधानसभा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सदन। और जो विधान परिषद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सदन, ठीक है ना। जैसे हम लोग लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़े थे। तो अगर हम लोग बात करें बिहार में, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, 75। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है, 75। और बिहार में लोकसभा सीट कितना है, 40। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, 16। ध्यान रखेंगे ये सब। और वर्तमान में बिहार में विधानसभा के स्पीकर कौन है, नंद किशोर यादव, ठीक है ना। और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राम दयालु सिंह। और विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष। तो ध्यान रहेगा कि बिहार में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र कितना, 243। बिहार विधानमंडल में विधानसभा को कौन सा सदन कहते हैं, निम्न सदन। और विधान परिषद को क्या बोलते हैं, उच्च सदन। विधान परिषद में कितना सदस्य सीट है, 75। और बिहार के लोकसभा में कितना सीट है, 40। और राज्यसभा में कितना है, 16। आपका वर्तमान में बिहार में विधानसभा के स्पीकर कौन है, नंद किशोर यादव। और विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राम दयालु सिंह। और विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष। आइए अगला। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू किया गया, 1952, 1962, 1965, 1973। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम 1962 में लागू किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत और क्या है, चीन के बीच में युद्ध के दौरान क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो बाह्य आक्रमण हुआ था जिसके कारण देश की स्थिति ठीक नहीं थी। तो वहाँ क्या लगा दिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया सुरक्षा के लिए। जैसे ये लगभग 21 महीने के बाद 10 जनवरी 1968 को आपातकाल का आधिकारिक तौर पे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। यानी 21 महीना रहा पूरे तरीके से, लगभग 2 साल के आसपास। बताता आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है। कब कब, 1962, 1971, 1975। ये भी युद्ध के दौरान, बाहरी युद्ध के दौरान, ये चीन के साथ, ये पाकिस्तान के साथ, और ये आंतरिक अशांति के कारण। बताता भारत का दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में किसके आक्रमण के साथ, पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान क्या है, लागू किया गया था। और भारत का तीसरे आपातकाल जो है वो 25 जून 1975 को लागू किया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी। इस समय भी इंदिरा गांधी, इस समय भी कौन, इंदिरा गांधी। और इस समय जो है वो कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, रोजगार के अवसर की समानता, आर्थिक बराबरी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में आर्थिक बराबरी समानता के अधिकार में क्या है? शामिल नहीं किया गया। कैसे शामिल कर देगा कि आर्थिक रूप से सब समान है? तब तो जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो ज़्यादा ही करते रह जाएगा, कोढ़िया सा आलसी रहेगा, मेहनत करेगा नहीं, क्योंकि उसको बोलेगा कि मेहनत करे चाहे नहीं करे हमको तो उतना मिल ही जाएगा। ठीक है ना। बताता है समानता का अधिकार जो है वो कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, नो डाउट। समानता का अधिकार का वर्णन जो है वो अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से कितना तक में? 18 तक में। ठीक है ना। आप इसको पढ़ लीजिए, आपको समानता समझ में आ जाएगा क्या है। आजकल लोग चिल्लाते रहते हैं, तुलना अपना अंबानी से करते रहते हैं। ठीक है ना। आजकल समानता का मतलब समझते हैं लोग आर्थिक बराबरी, उसका घाड़ा उखाड़ के हमको दे दे। ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिएगा, भारत के संविधान में आर्थिक बराबरी समानता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया। वो आपके मेहनत पे, आप जितना मेहनत कीजिएगा अर्थ उतना कमाइएगा। तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की क्या है? चर्चा की गई है कि आप कानून के नज़र में क्या है? समान है। ठीक है ना। सब लोग कानून के नज़र में क्या है? समान है। विधि के समक्ष ये जो समता जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। तो जो अनुच्छेद 14 में शामिल किया गया विधि के समक्ष समानता, ये जो हमारे संविधान में शामिल किया गया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव क्या है? निषेध प्रावधान है। और ये अनुच्छेद कितना में है? 15 में। बोला गया भैया कि आप धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद कितना में वर्णित है? 15 में। आगे बताता है, लोक नियोजन विषय में अफसर की समानता का जो है अनुच्छेद कितना मूल्य के? 16 में। मतलब कोई भी सरकार के तरफ से अगर अफसर मिलता है नौकरी का या किसी भी प्रकार का जो सरकार से संबंधित हो, तो उसमें जो है ना सभी लोगों को जो है ना समान अवसर मिलेगा। वो अनुच्छेद कितना में वर्णित है? 16 में। फिर आपका बताता अस्पृश्यता, छुआछूत जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अनुच्छेद कितना में? 17 में। इसके द्वारा जो है ना उसको अंत किया गया, अनुच्छेद 17 के द्वारा। किसको? छुआछूत को। अगला क्या? उपाधियों का अंत, किसी विशेष आदमी को किसी भी तरह का विशेष उपाधि नहीं मिलेगा। यह आपका अनुच्छेद कितना में? 18 में। दिख रहा होगा ना, अनुच्छेद कितना में? 18 में पूरे तरीके से। ठीक है ना। अनुच्छेद 18 में जो है क्या किया गया? वर्णित किया गया। उपाधियों को क्या किया गया? अंत। चलें आगे। अगला है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है ना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों के बीच में टकराव का अभाव, आर्थिक समानता का अभाव, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की क्या है? संभावना, और सामाजिक असमानता का क्या है? अंत। तो ऑप्शन पढ़ने से ही सब इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है इसमें आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। और निकल भी गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में निर्णय लेने में क्या है? देरी होता है, परंतु निर्णय क्या है? सही लेने की संभावना क्या होता है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना। पूरे तरीके स्वाभाविक है, जो निर्णय सोच समझ के लिया जाएगा तो निर्णय सटीक होगा। बताता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता स्वेच्छा से निर्वाचन द्वारा क्या है? अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जो प्रतिनिधि पसंद आता है उसको क्या करते हैं? चुनते हैं। कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई मुर्गा के नाम पे, कोई नोट के नाम पे। तो जिनको जो अच्छा लगता है, कोई विकास के नाम पे भी चुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। बताता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा क्या है? शासन है। तो कभी कभी क्या नहीं, ये परिभाषा ही आपको लिख देगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ये कथन किनका है? तो आप क्या बताएंगे? अब्राहम लिंकन का है। कोई दिक्कत? आगे बताता है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। भारत, फ्रांस, अमेरिका, ये सब में कैसा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था? और प्रत्यक्ष। तो आपको पहले ही बताए थे कि जहाँ का जनसंख्या कम होगा
वहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। आधुनिक काल में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूएसए में, आधुनिक काल में। लेकिन प्राचीन काल की बात होगा तो फिर वही बिहार लिच्छवी चले जाइएगा आप। आगे आइए, अगला है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड राज्य से। अगर उस समय की बात करें तो ये उत्तराखंड कहाँ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। बताता है चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण क्या था? आंदोलन। वो वन संरक्षण से जुड़ा हुआ था। बताता है चिपको आंदोलन के अंतर्गत 1973 ईस्वी उत्तराखंड यानी उस समय का कौन? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कहीं चिपको आंदोलन कहाँ, वो किस राज्य में हुआ था और उत्तराखंड ना रहे, मान लिए जाए क्या रहे? उत्तर प्रदेश, तो आप उसको मार देंगे। लेकिन उत्तराखंड रहेगा तो आप किसको मारेंगे? उत्तराखंड, क्योंकि अब अलग हो गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि व्यवसाय के लिए वनों की जो कटाई हो रही है उसको क्या करना? रोक देना। क्या व्यापार के लिए वन का कटाई नहीं करे? तभी तो व्यापार के लिए वन का कटाई होता है। बताता वनों की कटाई रोकने के लिए अनेक लोग वृक्ष से क्या है? चिपक कर, यानी पेड़ से चिपक कर पेड़ों को बचाए। बोले पहले आप हमको काटिए, तब आप पेड़ को क्या कीजिएगा? काटिएगा। इसी आंदोलन को हम लोग किसके नाम से जाने? चिपको आंदोलन के नाम से। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि गौरी देवी का संबंध किस आंदोलन से है, तो आप बताएंगे डायरेक्ट से आंसर में किससे है? चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन के अगर जनक की बात करें कौन कौन नेता थे, तो एक हो गए सुंदरलाल बहुगुणा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के जनक कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। हो सकता है ये ना दे करके, हो सकता है चंडी प्रसाद दे दे भट्ट, तो आप ध्यान रखेंगे। और गौरी देवी का भी संबंध किससे था? चिपको आंदोलन से। एक है अमृता देवी बिश्नोई, ये भी चिपको आंदोलन से संबंधित है, 1730 ईस्वी से। चलिए आगे आइए, अगला है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें क्या है? गहरी है। नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार के साक्षरता दर, वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र, या क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें क्या है? गहरी है। और विश्व में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ? बिहार के लिच्छवी गणतंत्र से ही क्या है? हुई है, ठीक है ना। अभी तुरंत आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से, और विश्व में जो है अगर बात करें तो लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार के लिच्छवी से। बताता लिच्छवी वर्तमान समय में बिहार के किस जिले में है? वैशाली जिले में है। और अमेरिका में 1789 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या स्थापना हुई, और संविधान लागू कब हुआ? 4 मार्च 1789 को। तो अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ? 4 मार्च 1789 को। अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कब स्थापित हुआ? 1789 को। भारत में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1950 से। और भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा क्या है? शुरू हुआ था। लेकिन ये पूरे तरीके से अमल में कब आया? जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, ठीक है। तब तक अंग्रेज के अधीन ये व्यवस्था चल रही थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।